ठीक है। एक चैप्टर हमने किया था इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसमें हम डिबेंचर इशू कर देते थे। डिबेंचर किसके पास? पब्लिक के पास, डिबेंचर होल्डर के पास, और डिबेंचर खरीदने के बदले में जो पैसा आता था वो कंपनी के पास। अभी स्थिति ये है कि कंपनी के पास पैसा पड़ा है और डिबेंचर डिबेंचर होल्डर के पास पड़ा है। अब उसका रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन कैसे करेंगे? पैसा लौटा देंगे और कंपनी अपना डिबेंचर लेके उसको रद्द कर देगी, कैंसिल कर देगी, उसको फाड़ के फेंक देगी, उसको जला देगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? रीपेमेंट ऑफ लोन, यही तो हुआ। डिबेंचर एक तरह का लोन होता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट करना चाहती है ताकि उसको इंटरेस्ट जो हर महीने हर साल देना पड़ रहा है वो ना दे। यही तो हुआ रिडम्पशन। और क्या हुआ? डिबेंचर जब इशू करती है कंपनी तो जो पैसा आता है कंपनी के पास में वो लोन ही तो होता है। उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाते हैं, नॉन बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम डिबेंचर दिखाते हैं। अब कंपनी अपने लोन को चुकाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, और ऐसा उसने वादा भी कर रखा है, क्योंकि जब डिबेंचर इशू किए थे तो उसी टाइम बता दिया था कि इसका रिडम्पशन कब होगा। अब वो रिडम्पशन की ड्यू डेट आ गई, और जिस दिन रिडम्पशन की ड्यू डेट आ गई उस ड्यू डेट पर रीपेमेंट कर देती है अपने लोन का। पर ये रिडम्पशन दो तीन तरीके से किए जा सकते हैं। हमने देखा था कि रिडम्पशन जो है उसमें सबसे फर्स्ट था कि रिडम्पशन जो है वो एक साथ करेंगे लमसम ड्यू डेट पर। फॉर एग्जांपल के लिए आज डिबेंचर इशू हुए, 5 साल बाद में उसका रिडम्पशन होगा, तो 5 साल बाद में पेमेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख डिबेंचर इशू किए, 10 रुपए का एक है, तो टोटल कंपनी के पास आज 10 लाख रुपए आ गए डिबेंचर इशू करने की वजह से। कंपनी 5 साल बाद में रीपेमेंट करेगी, रिडम्पशन करेगी, तो 5 साल तक कंपनी उसके ऊपर ब्याज देगी डिबेंचर होल्डर को। लेकिन 5 साल बाद में कंपनी क्या करेगी? पूरे के पूरे 10 लाख रुपए लौटा देगी, 1 लाख डिबेंचर अपने ले लेगी और उसको कैंसिल कर देगी, रीपेमेंट कर देगी लोन का। एक तो ये तरीका था लमसम। एक था इंस्टॉलमेंट वाला, आपको पता है इशू वाले चैप्टर में हमने करा था, इशू ऑफ डिबेंचर के केस में। लमसम में क्या होता है? कंपनी जो है 10 लाख रुपए लौटाएगी, लेकिन 5 साल बाद में नहीं, हर साल थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट ईयर 2 लाख रुपए का रिडम्पशन, रीपेमेंट ऑफ लोन, फिर 8 लाख बच गए, उसमें 2 और कर दिया, फिर 6 लाख बच गए, फिर 2 और कर दिया, फिर 4 बच गए, फिर 2 और कर दिया, फिर 0। तो इंस्टॉलमेंट में भी रिडम्पशन होता है और लमसम भी होता है। ये हमने इशू वाले चैप्टर में समझा था अच्छे से, है ना? ओके। अब यहां पर दो चीजें हैं, अब यहां पर दो चीजें हमारे सामने निकल के आएगी। कौन सी दो चीजें? तो देखना, जिसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक होंगे सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, एक होंगे सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, और एक होंगे मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। मतलब शोधन के स्रोत, जो रिडम्पशन करोगे कैसे करोगे, स्रोत क्या है, उसकी सोर्स क्या है, जो रिडम्पशन करने के लिए जो पैसा वापस लोगों को लौटाना पड़ेगा वो पैसा कहां से लाओगे आप। और एक है मेथड, यानी कि रिडम्पशन की विधियां, शोधन की विधियां, किस तरीके से शोधन करोगे, एक साथ दोगे, किस्तों में दोगे, वो लमसम करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे, रिडम्पशन कैसे करोगे। एक सोर्सेज आता है, एक मेथड आता है, ये दोनों अलग चीजें हैं, इन दोनों को एक नहीं समझना है। सबसे पहली गलती तो हम यही करते हैं कि इन दोनों को क्या समझ लेते हैं, एक, और वहीं से हमारा कंफ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज के नाम लिखा लेता हूं। सोर्सेज के अंदर आते हैं सबसे फर्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन बाय आउट ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी से शोधन, पूंजी द्वारा शोधन। सेकंड आता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि लाभों द्वारा शोधन।
या लाभों में से शोधन। और थर्ड नंबर जो सोर्स है वो इन थर्ड मतलब सोर्स कोई है तो नहीं, लेकिन ठीक है, इन दोनों का मिक्स बोला जाता है उसको, है ना, आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों से लिख सकते, उपरोक्त दोनों से, मतलब उपरोक्त दोनों द्वारा, उपरोक्त दोनों का उपयोग करके। द्वारा शोधन। वैसे देखा जाए तो दो ही सोर्स है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसमें तो क्या है, कुछ कैपिटल से कुछ प्रॉफिट से। कैपिटल यानी कि पूंजी में से नए शेयर इशू वगैरह कर देना, और प्रॉफिट मतलब जो रिजर्व पड़े हैं, जनरल पड़ा है, पीएनएल पड़ा है, उससे आप जो है लोगों का रिपेमेंट कर रहे हैं। फिर आता है शोधन की विधियां। ये तो थे सोर्स, पैसा कहां से आएगा। फिर आती है विधियां। विधियों में क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है लमसम, लमसम पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, एक मुश्त भुगतान विधि। अब आप एक साथ पेमेंट करेंगे वो तो ठीक है, पेमेंट करना है ना एक साथ, डिबेंचर होल्डर को लोन का पेमेंट एक साथ करना है, बट वो पेमेंट वाला पैसा कहां से आया, वो आउट ऑफ कैपिटल भी आ सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट भी आ सकता है, दोनों हो सकते हैं इसमें। आउट ऑफ कैपिटल भी कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकते हैं, या पूरा है आउट ऑफ कैपिटल, या पूरा आउट ऑफ प्रॉफिट, या आधा आउट ऑफ कैपिटल आधा आउट ऑफ प्रॉफिट, वो कोई भी हो सकता है इसमें, सोर्स तो कोई भी हो सकता है ना। ये तीनों हो सकते हैं, तीनों तरीकों से लमसम पेमेंट किया जा सकता है। सेकंड नंबर आता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड मतलब किस्तों में, मैंने बोला ना 2-2 लाख रुपए करके देंगे, किस्तों द्वारा भुगतान या किस्त भुगतान विधि। अब इसमें क्या होगा, बस 2-2 लाख रुपए देंगे ना, लेकिन दो तो वही सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल भी दे सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट भी दे सकते हैं, आउट ऑफ दोनों कर सकते हैं। और थर्ड नंबर आता है फिर आप परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी कि खुले बाजार से क्रय, खुले बाजार से क्रय, अपने खुद के जो डिवेंचर है वो जाके सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर लेना, शेयर मार्केट से परचेज कर लेना, अगर सस्ते में मिल रहे हैं तब ऐसा किया जाता है। और फोर्थ नंबर है कन्वर्जन, बाय कन्वर्जन, डिवेंचर ले लो, उसके बदले में कुछ नए शेयर या नए डिवेंचर दे दो, परिवर्तन द्वारा, परिवर्तन विधि, कन्वर्जन मेथड। तो ये मेथड्स हैं, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट मेथड, ये सब मेथड्स हैं। इन मेथड में जब हम रिडम्पशन करेंगे तो बस पेमेंट का तरीका है ये, कि पे कैसे कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, किस्तों में कर रहे हैं, सीधा सेकेंडरी मार्केट में जाके कर रहे हैं, या कन्वर्जन कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं बदले में। पर वो जो पेमेंट करेंगे वो चीज कहां से आएगी, कैपिटल में से करेंगे, प्रॉफिट, उसका सोर्स क्या है वो अलग होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। मेथड्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको कैपिटल या प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और वो किसी भी मेथड में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, ओके। अब यहां पर जैसे हमने इससे पहले चैप्टर किया, उस चैप्टर का नाम था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम जब करते थे तब वहां पर सीआरआर बनाते थे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहां बनाना पड़ेगा आपको डीआरआर, डीआरआर यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि ऋण पत्र शोधन संचय। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है ना, अगर आप आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आउट ऑफ कैपिटल, तो आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा।
और अगर आप आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको आप बताइए, कुछ के लिए डीआरआर बनाना पड़ेगा, कुछ के लिए नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन मेन दो ही है, आउट ऑफ कैपिटल अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं, सोर्स आपका कैपिटल है, पूंजी द्वारा शोधन कर रहे हैं, तो डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो फिर डीआरआर आपको बनाना पड़ेगा। आउट ऑफ कैपिटल से जब आप रिडम्पशन करते हैं तो चलो वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां तक समझ में आया? पहले बताइए एक बार, यहां तक आया समझ में? तो मैं आगे बढ़ूं और हम आज डिटेल में डीआरआर को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इसमें से डीआरआर और डीआरआई दो चीजें होती है। एक बार रिप्लाई कर दो। ओके, थैंक यू। अभी हम पढ़ते हैं डीआरआर को डिटेल के अंदर, तो क्योंकि इसमें डीआरआर से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स हो जाते हैं इस चैप्टर में, तो आइए हम पढ़ते हैं डीआरआर। डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि ऋण पत्र शोधन संचय, शॉर्ट में प्यारा सा डीआरआर। डीआरआर क्या होता है? एक फंड होता है। डीआरआर एक तरह का फंड होता है, एक तरह का ऐसा होता है, ठीक है। ओके, अब क्या करना होता है, कंपनी जो होती है ना, कंपनी, उस कंपनी को जो उसका प्रॉफिट है, कौन सा? डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब विभाजन योग्य लाभ। इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और क्या बोल सकते हैं? डिविडेंड। ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए दिया जा सकता था पर दिया नहीं। वापस सुनना, ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के लिए देना था, लाभांश के लिए देना था, लेकिन दिया नहीं, तो उस प्रॉफिट में से अगर ऐसा डिविडेंड पे डिक्लेयर नहीं किया है और वो लाभ कंपनी में ही पड़ा है, तो उसको कहां ट्रांसफर किया जा सकता है? एक रिजर्व के अंदर जिसका नाम है डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और इस डीआरआर के अंदर वो कंपनी ट्रांसफर करती रहती है क्या? अपने डिविजिबल प्रॉफिट को, जो डिविजिबल विभाजन योग्य लाभ है, उसको यहां ट्रांसफर करती रहती है हर साल। कितना ट्रांसफर करना होता है, उसकी रेट्स क्या होती है, तो वो अलग अलग कंपनी पे अलग अलग लागू होता है। इसके अलावा इसको एक काम और भी करना होता है, चलो वो बाद में बताते, पहले ये बताते आगे, एक मिनट। चलो, अब कौन सी कंपनी को डीआरआर बनाना है, कौन सी को नहीं बनाना? हर कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, भले ही वो आउट ऑफ प्रॉफिट से ही क्यों ना करे। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कौन सी कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत है, कौन सी को नहीं है। सो हम यहां लिख देते हैं, डिबेंचर किसने इशू की? डिबेंचर इशूड बाय, इशूड बाय, किस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए? तो तीन चार तरह की कंपनीज में बताता हूं। अगर डिबेंचर इशू किए हैं AIFIS, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर इसने डिबेंचर इशू किए हैं और फ्यूचर में जाके उसका क्या करना है, उसको रिडम्पशन करना है, तो इन कंपनीज को डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। इन कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड टू डीआरआर, उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज है,
कौन सी कंपनी है? बैंकिंग, जितनी भी बैंकिंग कंपनीज होती है, हाँ जी। अच्छी बात यह है कि उनको भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडम्पशन फंड बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आती है आपकी बैंकिंग कंपनी के बाद में सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनी होती है, कौन सी? लिस्टेड। लिस्टेड मतलब जो शेयर मार्केट में क्या है? सूचीबद्ध है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सूचीबद्ध कंपनियां, जिनका शेयर मार्केट में शेयर बेचे और खरीदे जा सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज होती है यानी कि सूचीबद्ध कंपनियां, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सूचीबद्ध। सूचीबद्ध, जो शेयर मार्केट में क्या है? लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है, सूचीबद्ध कंपनियां। इन कंपनियों को भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर डीआरआर बनाना किसको है यार? तो उसमें हमारा सामने निकल के आता है अनलिस्टेड कंपनीज। कौन सा आता है? अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज यानी कि गैर सूचीबद्ध कंपनियां, गैर सूचीबद्ध कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और ये भी अनलिस्टेड भी कंपनी कौन सी? अदर देन, ये भी कौन सी? अदर देन एनबीएफसीज एंड एनबीएफसी एंड एचएफसी। ये भी अनलिस्टेड कंपनी कौन सी? जो एनबीएफसी नहीं होनी चाहिए, एचएफसी नहीं होनी चाहिए। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एचएफसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो नहीं होनी चाहिए। अदर देन, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो उनको डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो डीआरआर किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है या नहीं बनाना है, वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। क्वेश्चन के अंदर अच्छे से लिखना है, लिखा हुआ है कि बैंकिंग कंपनी है तो डीआरआर नहीं बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ लिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर नहीं बनाना है, यानी कि आपको अलग से पैसा रिडम्पशन के लिए रखने की जरूरत नहीं है। और अगर लिखा हुआ ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो डीआरआर नहीं बनाना है। और लिखा हुआ है अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन अनलिस्टेड में भी अगर एनबीएफसी और एचएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो डीआरआर नहीं बनाना है। लेकिन इनके अलावा कोई दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो उनको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 10%। 10% ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर जितना डिबेंचर आउटस्टैंडिंग हो गया है रिडम्पशन के लिए, जितने डिबेंचर का इस साल रिडम्पशन करना है उसका 10% आपके डीआरआर होना जरूरी है अनलिस्टेड कंपनीज के केस में। जैसे डिबेंचर है 10 लाख रुपए के, उसमें से आउटस्टैंडिंग है और उसका 10% कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख आपकी डीआरआर में होने चाहिए, वरना आप रिडम्पशन नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे हैं तो फिर आपको 100% पूरा का पूरा डीआरआर बनाना पड़ेगा, वो अलग क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे। अभी आप 10% रेट याद रखिए। ओके, तो ये होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड जो होता है वो एक तरह का प्रॉफिट होता है जिसको सेट असाइड किया जाता है। ऐसा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होता है जिसको क्या किया जाता है? सेट असाइड, उसके साइड में रखा जाता है यहां पर। और कितना? अब वो तो मैंने बता दिया ही, ये कंपनीज है तो करना ही नहीं है। कौन सी कंपनीज के केस में होता है? अनलिस्टेड, वो भी अदर देन एनबीएफसी और एचएफसी। और इसमें भी कितना? कम से कम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। तो 10% इस फंड के अंदर आपको डीआरआर रखना पड़ेगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर आपका 10% जो डिबेंचर की वैल्यू है उसका 10% इस फंड के अंदर पैसा होना चाहिए। आया समझ में? बताइए। ये हो गया डीआरआर, डिबेंचर
रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है तो उसको ध्यान से सुनना। यानी कि ऋण पत्र शोधन विनियोग, यानी कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। यस, इसको बोला जाता है शॉर्ट में DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आपको DRI बनाना पड़ता है। तो DRI किसे बनाना पड़ता है? कौन सी कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ता है? और इन्वेस्टमेंट है क्या? कुछ नहीं, हर कुछ कंपनीज होगी। पहले बताऊंगा किसको करना पड़ता है, फिर बताऊंगा कैसे करना पड़ता है और कब करना पड़ता है। हर कंपनी को, जो भी कंपनी मैं अभी बताऊंगा आगे, जिनके ऊपर ये DRI एप्लीकेबल होगा, जिस भी कंपनी के ऊपर, उसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड होती है। ठीक है, तो बता देता हूं थोड़ा सा। यहां पर लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड भी कौन सी, अदर देन लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कर लेते हैं। एक मिनट रुको, चलो बढ़िया सा एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज जो होती है उनको DRI बनाना पड़ता है। और ये लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होनी चाहिए? अदर देन NBFC एंड HFC। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इन दोनों, ये दो कंपनियां जो होती हैं, इनको DRR बनाना पड़ता है। कितना? 15% ऑफ 15%। DRR कितना था? 10%। ये कितना है? 15%। 15% ऑफ 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन, जिनका रिडम्पशन करना है, एज ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 मार्च मतलब ईयर एंड। 15% किसका? जिनका रिडम्पशन 31 मार्च को करना है। जिनका रिडम्पशन कब करना है? 31 मार्च को, ईयर एंड पे करना है। कि सर 10 लाख रुपए का रिडम्पशन 31 मार्च को करना है, तो 10 लाख का 15% कर दो, 1.5 लाख रुपए DRI करना पड़ेगा। कि साहब 1 लाख रुपए का ही रिडम्पशन 31 मार्च को करना है, तो 1 लाख का 15% कर दो, कितना हो गया? 15,000। वो DRI करना पड़ेगा आपको, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। 2 लाख रुपए का रिडम्पशन 31 मार्च को करना है साहब, इस 31 मार्च को, तो 2 लाख का 15% 30,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे DRI। कब करने पड़ेंगे? कब करने पड़ेंगे? बिफोर 30th अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा इसको। फाइनेंशियल ईयर, एग्जांपल समझना। एक कंपनी है, उसने डिबेंचर इशू कर रखे हैं। डिबेंचर है उसके 10,000, एक है 100 रुपए का, तो कितने हो गए? 10 लाख रुपए के। ठीक है, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 मान लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल 2020-21 को ईयर स्टार्ट हुआ है और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। ठीक है, अब 31 मार्च 2022 को, ठीक है, अब मान लेते हैं कि 31 मार्च 2022 को रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन ड्यू ऑन 31 मार्च 2022 को रिडम्पशन ड्यू है। कितना? ₹2 लाख। 2 लाख का रिडम्पशन करना है, पूरा नहीं करना है। तो हमको DRI कितना बनाना पड़ेगा? DRI 2 लाख का 15% कितना हो गया? 30,000 रुपए। लेकिन ये जो DRI मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना,
वो कब करना है? इस फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल। 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल मतलब आपको टाइम पीरियड कितना मिल रहा है रिडम्पशन के लिए? नया साल स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2021 को। खत्म, खत्म छोड़ो। और कब तक आपको करना है? आपको करना है 1 अप्रैल 2021 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, और उससे लगाकर 30 अप्रैल 2021 को ही। 30 अप्रैल 2021 है। हाँ, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट महीना कौन सा होता है? अप्रैल महीना। तो 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2021 को, और ये महीना खत्म कब होगा? 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल तक 15% यानी कि 30,000 रुपए आपको इन्वेस्ट कर देने हैं। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एचएफसी एंड एनबीएफसी, तो आपको 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू का रिडम्पशन डीआरआई बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको उस 30,000 रुपए जो ये निकल के आए, इसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस से कहीं बाहर। अच्छा चलो सर, इन्वेस्ट कर देंगे, तो इन्वेस्ट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी, मान लेते हैं हमने 30 अप्रैल को ही किया, हम तो लास्ट डेट पर बिल भरने वाले लोग हैं ना। तो 30 अप्रैल को हमने इन्वेस्ट किया, कितना? बैंक अकाउंट डेबिट 30 अप्रैल 2021 को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारे लिए एसेट होती है, एसेट डेबिट होता है। तो DRI शॉर्ट में लिख देता हूं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, संपत्ति है, भले शॉर्ट टर्म में पर है, और पैसा गया तो टू बैंक 30,000। और फिर जब रिडम्पशन ड्यू होगा वो कब होगा? 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को 2 लाख का रिडम्पशन करना है। उस टाइम हम ये इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। मान लेते हैं 30,000 ही रह गई उसकी वैल्यू, ना बढ़ी ना कम हुई। आया समझ में? तो पहले साल के शुरू में इन्वेस्ट करना है 15%, और जब ड्यू डेट आ जाए, साल एंड हो जाए, उस टाइम उस इन्वेस्टमेंट को बेच देना है। हो सकता है कई बार फायदा हो जाएगा, कई बार सेम वैल्यू आ जाएगी। ओके सपना, अब देखो यहां पर इस चार्ट के अंदर हमने क्या रखा था? इस चार्ट के अंदर छोटा चार्ट कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, चलो अब बहुत है। इसके अंदर हम DRR करा ना, अब मैं इसमें थोड़ा सा DRI भी लिखा देता हूं। चलो DRI भी लिखा देते हैं आपको। DRI कौन सी कंपनी को करना पड़ता है? इसको नहीं, मतलब ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं, बैंकिंग कंपनी को नहीं, लिस्टेड कंपनी को यस, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनएफसी एंड HFC यस। कितना? 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2000, जो भी है। ऐसे कैसे इसमें भी है, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च। ठीक है, ओके। कब करना है? 30 अप्रैल को।